हाय गाइस, इमॉर्टल इंडिया पॉडकास्ट की डिड यू नो सीरीज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। जब मैं ब्रूस ली या जैकी चैन का नाम लेता हूँ या एंटर द ड्रैगन, ड्रंकन मास्टर, काउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसे फिल्मों का जिक्र करता हूँ, तो आपके मन में क्या आता है? कुंग-फू, कराटे, मार्शल आर्ट्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से शुरू हुए, तो ज़्यादातर लोग शायद चीन का नाम लेंगे या इवन जापान। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मार्शल आर्ट्स की असली शुरुआत भारत में हुई थी, तो आप क्या सोचेंगे? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? आपने शायद केरला से निकली एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स तकनीक कलरीपयट्टू का नाम तो सुना होगा। देखिए, कई लोग इसको कलरीपयट्टू कहते हैं, लेकिन मेरा एक मलयाली दोस्त है जिसने मुझे कहा है कि ये कलरीपयट्टू है भाई। तो देखिए, अगर मेरे शब्द का उच्चारण गलत है तो नीचे कमेंट कर दिए, लेकिन मैं तो कलरीपयट्टू ही कहूँगा। तो कलरीपयट्टू कई महान परंपराओं की तरह कलरीपयट्टू का जन्म भी पौराणिक कहानियों और लेजेंड से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भगवान शिव से कलरीपयट्टू की शिक्षा ली। शिव जी ने इस कला का प्रयोग अपने ससुर दक्ष के साथ हुए युद्ध में किया था। देखिए, अगर दक्ष के साथ जो युद्ध शिव जी का हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है तो ये 3 पुस्तकें पढ़ लीजिए। शिवा ट्रिलॉजी, लेखक इतना बुरा नहीं है, अमीश नाम तो सुना होगा। कलरीपयट्टू बाद में परशुराम जी ने जब समुद्र से केरला की भूमि निकाली, तब उन्होंने कलरीपयट्टू कला को वहाँ के निवासियों को सिखाया। प्रख्यात मार्शल आर्टिस्ट और टीचर फिलिप जारेली के अनुसार यह कला तमिल संगम के युद्ध कौशल और धनुर्वेद में मौजूद सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि अथर्ववेद का हिस्सा है। आप सबको मालूम तो होगा ही, अथर्ववेद हमारे 4 वेदों में से एक है। तो इसी से कलरीपयट्टू की बुनियाद पड़ी थी। ये हो गया एक ऐतिहासिक और लेजेंडरी बुनियाद इस मार्शल आर्ट्स का। लेकिन ये कला भाई चीन तक कैसे पहुंची? ये हुआ बोधि धर्म की बदौलत। बोधि धर्म का जन्म तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था, जहां वो पल्लव राजवंश के राजा के पुत्र थे। बचपन में बोधि धर्म ने बौद्ध धर्म और कलरीपयट्टू दोनों की शिक्षा ली, पर वो राजसी जीवन से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए और एक सन्यासी बन गए। अपनी जिंदगी भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को फैलाने में समर्पित कर दी। 6ठी सदी की शुरुआत में बोधि धर्म ने चीन का सफर किया और वहां के प्रसिद्ध शाओलिन मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भले ही भिक्षु आध्यात्मिक रूप से मजबूत थे, पर शारीरिक रूप से कमजोर थे, निर्बल थे। उनकी इस दुर्बलता को देखते हुए उन्होंने 2 किताबें लिखी, जो शरीर को नियंत्रण और लचीला या फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थी। इन किताबों से उन्होंने एक सख्त शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्रणाली तैयार की, जिसे उन्होंने शाओलिन भिक्षुओं को सिखाना शुरू किया। कलरीपयट्टू की तकनीकों पर आधारित ये एक्सरसाइज, जिसे 18 अरहठ अभ्यास के नाम से जाना जाता है, शाओलिन कुंग-फू की शुरुआत बनी। ये प्रशिक्षण प्रणाली भिक्षुओं को ऐसे योद्धा बना गई जिनकी मार्शल आर्ट्स में दक्षता के किस्से आज भी मशहूर हैं। आज भी उस पर पिक्चरें बनती हैं, चित्रपट बनती हैं। भारत और चीन के इस अद्भुत संगम ने आने वाले सदियों तक मार्शल आर्ट्स को आकार दिया। बोधि धर्म के जीवन और उनके रहस्यमय अंत को लेकर भी कई अद्भुत कहानियां हैं। एक ऐसी ही कहानी ये है
कि उनके निधन के बाद एक चीनी राजदूत सोंग-यून, राजदूत मतलब डिप्लोमेट, चीनी राजदूत सोंग-यून पामीर पहाड़ियों में चल रहा था। पामीर पहाड़ी सेंट्रल एशिया में है। जब उसने बोधि धर्म को दूसरी दिशा में चलते हुए देखा तो सोंग-यून ने पूछा कि भाई बोधि धर्म जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोधि धर्म जी ने जवाब दिया कि वो भारत वापस लौट रहे हैं। सोंग-यून ने देखा कि बोधि धर्म ने केवल एक ही जूता पहना हुआ है और उसका कारण पूछा। बोधि धर्म ने कहा कि जब सोंग-यून शाओलिन पहुंचेगा तो उसे कारण समझ में आ जाएगा, लेकिन किसी को भी इस मुलाकात के बारे में ना बताए। डिप्लोमेट को हरदम कहा जाता है कि भाई अगर आपको सीक्रेट बताया जाए तो चुप रहिए, गुप्त बात को गुप्त ही रखिए। लेकिन सोंग-यून शायद इतना अच्छा डिप्लोमेट था नहीं, तो जब वो चीनी सम्राट के पास पहुंचा तो उसने वही किस्सा सबको सुना दिया और उसे झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब अधिकारियों को शाओलिन भेजा गया तो वहां के भिक्षुओं ने बोधि धर्म की समाधि को खोला और उसे खाली पाया, सिवाय एक जूते के। चाहे ये सच हो या कल्पना, ये कहानी बोधि धर्म के जीवन के रहस्य को और बढ़ा देती है। दिलचस्प कहानी तो है। बोधि धर्म की शिक्षाएं उनकी मृत्यु के बाद भी सिर्फ शाओलिन मंदिर तक सीमित नहीं रहीं। उनका प्रभाव एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। कोरिया में उनकी शिक्षाओं ने ताइक्वांडो के विकास में योगदान दिया, जो अपने दमदार किक और गतिशील फुटवर्क के लिए जाना जाता है। जापानी मार्शल आर्ट्स जैसे कराटे और जूडो में भी शाओलिन की इस प्रणाली से प्रेरणा देखी जा सकती है। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि कराटे नाम का संबंध भी कलरीपयट्टू से जुड़ा हुआ है। जापानी में कराटे का अर्थ है खाली हाथ, क्योंकि भाई कुछ शस्त्र नहीं होते ना, खाली हाथ से लड़ाई की जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कलरीपयट्टू के तीसरे चरण को भी वेरुमकाई कहा जाता है, जिसका मतलब है खाली हाथ। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? दुनिया भर में आज मार्शल आर्ट्स का हर किक, हर पंच, हर सांस प्राचीन भारतीय ज्ञान की झलक लिए हुए है। यह शक्ति, दृढ़ता और आध्यात्मिक गहराई की एक जीवित विरासत है। मार्शल आर्ट्स में भारत के योगदान के बारे में नीचे कमेंट्स करिए, और हाँ, वो कलरीपयट्टू के उच्चारण के लिए भी कुछ कमेंट्स कर दीजिए अगर मैं गलत हूँ। इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आइए अपने इतिहास का जश्न मनाएं और उसे अपने वर्तमान के लिए प्रेरणा बनने दें। जय हिंद। If you enjoyed this episode, like and share it please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe please. Thank you.